नमस्कार विद्यार्थियों। हम इससे पहले वाले वीडियो में ब्रिटिश शासन के दौरान शिक्षा के विकास के प्रारंभिक चरणों के बारे में पढ़ चुके हैं, जिनमें वुड डिस्पैच और हंटर कमीशन की सिफारिशें प्रमुख थी। अब हम पढ़ेंगे रेले कमीशन 1902। लॉर्ड कर्जन शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन लाना चाहता था। उसने लॉर्ड मैकाले की आलोचना की और पिछली शिक्षा पद्धति की खिल्लियाँ उड़ाई। शिक्षा में परिवर्तन लाने के पीछे उसका मुख्य उद्देश्य राजनीतिक था, शैक्षणिक कम ही था। राष्ट्रवाद की बढ़ती हुई भावना पर अंकुश लगाने के लिए लॉर्ड कर्जन ने शैक्षणिक संस्थाओं पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाने का निश्चय किया। अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उसने सितंबर 1901 में भारत के उच्चतम शिक्षा और विश्वविद्यालय अधिकारियों का एक सम्मेलन शिमला में बुलाया, जो शिमला सम्मेलन के नाम से विख्यात हुआ। इस सम्मेलन में करीब 150 प्रस्तावक प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा की सुधारों के निमित्त पास किए गए और उच्च शिक्षा पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाने की बात कही गई। समाचार पत्रों में कर्जन की इस नीति की आलोचना भी की गई। अतः लॉर्ड कर्जन ने जनवरी 1902 में एक यूनिवर्सिटी कमीशन नियुक्त किया, जिसके अध्यक्ष थे थॉमस रेले। रेले ने अपनी रिपोर्ट जून 1902 में पेश की। इसमें भविष्य में उच्च शिक्षा से संबंधित कॉलेजों को आसानी से मान्यता नहीं देने, विश्वविद्यालयों की परीक्षा में सरकारी प्रतिनिधित्व को बढ़ाने तथा विधि शिक्षा को केंद्रित नहीं करने के सुझाव दिए गए। भारतीय नेता और कांग्रेस ने इस प्रस्ताव का विरोध किया, परंतु कर्जन ने रेले कमीशन की सिफारिश के आधार पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के जो मुख्य प्रावधान थे वो थे: 3 पुराने विश्वविद्यालयों के संगठनों में परिवर्तन हुए। सीनेट के सदस्यों की संख्या कम से कम 50 और अधिक से अधिक 100 निश्चित कर दी गई। नए विश्वविद्यालयों के लिए यह क्रमशः 40 और 75 रखी गई। सदस्यों की कार्य अवधि 6 वर्षों के लिए रखी गई। इसी प्रकार सिंडिकेट के निर्वाचित सदस्यों की संख्या कलकत्ता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालयों में 20 और अन्य जगह पर 15 निश्चित कर दी गई। कॉलेज को विश्वविद्यालय से सम्मिलित करने का अधिकार सरकार ने अपने जिम्मे ले लिया। इस प्रकार प्राध्यापकों की नियुक्ति और नीति निर्धारण भी सरकार नियंत्रण में आ गया। विश्वविद्यालयों को यह आदेश दिया गया कि वे अध्यापन तथा शोधों के लिए प्राध्यापकों की नियुक्ति करें, प्रयोगशाला और पुस्तकालय स्थापित करें और विद्यार्थियों की शिक्षा का भार अपने ऊपर लें। सरकार को सीनेट द्वारा प्रस्तावित विषयों पर निषेध लगाने, प्रस्तावों में संशोधन करने एवं परिवर्तन करने तथा नए नियम बनाने का अधिकार भी दे दिया गया। विश्वविद्यालय की क्षेत्रीय सीमाएं निश्चित करने का अधिकार गवर्नर जनरल को दे दिया गया। लॉर्ड कर्जन के द्वारा पारित किए भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम की तीखी आलोचना की गई और एक आलोचक के शब्दों में, इस अधिनियम से भारतीय विश्वविद्यालय संसार में सबसे अधिक पूर्णतः सरकारी विश्वविद्यालय बन गए। कर्जन इन आलोचनाओं से घबराए नहीं और उसने शिक्षा क्षेत्र में और भी सुधार किए। 1910 में श्री गोपाल कृष्ण गोखले ने केंद्रीय धारा सभा में समूचे भारत में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव रखा। सरकार ने प्रस्ताव स्वीकार तो कर लिया, परंतु केंद्र में शिक्षा विभाग की स्थापना की। 1912 में सीमा प्रांत में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क बना दिया गया। संयुक्त प्रांत, पंजाब, आसाम और मध्य प्रांत में भी नाम मात्र के शुल्क पर प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था लागू कर दी गई। इसी बीच सम्राट जॉर्ज पंचम ने प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए 50 लाख रुपए की अतिरिक्त धनराशि मंजूर कर दी गई। उन्होंने संपूर्ण देश में स्कूल कॉलेजों का विस्तार करने की इच्छा भी प्रकट की। अब हम पढ़ेंगे सैडलर आयोग। 1917 में सरकार ने डॉक्टर माइकल सैडलर की अध्यक्षता में कमीशन नियुक्त किया। इसके जिम्मे कलकत्ता विश्वविद्यालय की शिक्षा की जांच करने का कार्य सौंपा गया। सैडलर ने अपने प्रतिवेदन 1919 में प्रस्तुत किया। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय के अतिरिक्त माध्यमिक और उच्च शिक्षा, स्त्री शिक्षा, अध्यापकों के प्रशिक्षण, औद्योगिक और व्यावसायिक शिक्षा के संबंध में अपने विचार दिए। उन्होंने कहा कि इंटरमीडिएट कक्षाओं को विश्वविद्यालय से अलग कर दिया जाए, इंटरमीडिएट परीक्षाओं के संचालन के लिए एक माध्यमिक बोर्ड का गठन हो, स्नातक की शिक्षा 3 वर्षीय हो, कलकत्ता विश्वविद्यालय को भारत सरकार के नियंत्रण से लेकर बंगाल सरकार के अधीन कर दिया जाए। हाई स्कूल तक अधिकांश विषयों का माध्यम भारतीय भाषा होनी चाहिए। परीक्षा की व्यवस्था में भी संशोधन किया जाए। विश्वविद्यालयों पर से सरकारी नियंत्रण कम किया जाए और वास्तविक शिक्षण कार्य करने वाले विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाए। प्रत्येक विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति हो और अंतर विश्वविद्यालय की स्थापना भी
की जाए। नारी शिक्षा पर बल देते हुए औद्योगिक व प्रशिक्षण समस्याओं को विश्वविद्यालयों द्वारा निपटाया जाना चाहिए। इन सुझावों पर कार्य प्रारंभ किया गया। उत्तर प्रदेश में एक बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की स्थापना की गई। आयोग की रिपोर्ट के आधार पर मैसूर, पटना, बनारस, अलीगढ़, ढाका, लखनऊ और हैदराबाद में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई और उच्च और माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन किया गया। 1929 में हार्टोग समिति का गठन किया गया। 1919 के पश्चात राष्ट्रीय जागृति के परिणाम स्वरूप शिक्षण संस्थाओं में तेजी से वृद्धि हुई। शिक्षित व्यक्तियों की संख्या तो वृद्धि हो रही थी, परंतु इससे शिक्षा के स्तर में गिरावट आई। अन्य कारणों से भी शैक्षणिक पद्धति के प्रति असंतोष व्याप्त था। सरकार ने 1929 में सर फिलिप हार्टोग की अध्यक्षता में कमीशन नियुक्त किया, जिसने शिक्षा के विकास पर अपना प्रतिवेदन दिया। उसके सुझाव थे कि प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया जाए और सुधार एवं एकीकरण की नीति अपनाई जाए। ग्रामीण प्रवृत्ति के विद्यार्थियों को मिडिल स्कूल तक की शिक्षा ही प्रदान की जाए, बाद में उन्हें औद्योगिक और व्यावसायिक शिक्षा दी जाए। कॉलेजों में उनका प्रवेश प्रतिबंधित हो। विश्वविद्यालयों को सुधार के प्रयास हों और उच्च शिक्षा प्राप्त करने योग्य विद्यार्थियों को उत्तम शिक्षा दी जाए। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर 1935 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया। बोर्ड के सुझावों के अनुसार एवर और वुड नामक दो विद्वानों के अधीन एक समिति गठन की गई, जिसने 1937 में अपना प्रतिवेदन पेश किया। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाने के कारण यह समिति की सिफारिशों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रणेता महात्मा गांधी तत्कालीन शैक्षणिक व्यवस्था से असंतुष्ट थे। उन्होंने हरिजन नामक पत्र में लेख लिखकर इस खामियां दर्शाई और वर्धा में अक्टूबर 1937 में अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया। इस शिक्षा सम्मेलन में शिक्षा की एक विस्तृत योजना तैयार की गई, जिसे बुनियादी शिक्षा योजना या वर्धा शिक्षा योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसके अनुसार 7 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था हो। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए, जिससे विद्यार्थी स्वावलंबी बन सके। विद्यार्थी को उसके अभिरुचि के अनुसार व्यवसायिक शिक्षा भी दी जानी चाहिए, परंतु द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाने के कारण सरकार ने इस योजना पर कोई ध्यान नहीं दिया। सार्जेंट योजना 1944 में भारत सरकार के शिक्षा सलाहकार सर जॉन सार्जेंट ने शिक्षा की एक महत्वपूर्ण और विशेष योजना प्रस्तुत की, जो सार्जेंट योजना के नाम से जानी जाती है। इसके सुझाव थे कि देश में प्रारंभिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित किए जाएं। 6 से 11 वर्ष तक के बालक बालिकाओं के लिए व्यापक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षण की व्यवस्था हो। 11 से 17 वर्ष की उम्र तक के लिए 6 वर्षों की शिक्षा की व्यवस्था हो। इंटरमीडिएट कक्षाओं तक की पढ़ाई हाई स्कूलों में हो और स्नातक स्तर पर 3 वर्षों का पाठ्यक्रम हो। कॉलेज में प्रवेश संबंधी नियम निर्धारित किए जाएं। देश में एक राष्ट्रीय नवयुवक आंदोलन प्रारंभ किया जाए, जिसका उद्देश्य अपने शरीर का निर्माण और देश सेवा की भावनाओं को शिक्षा देना हो। इस योजना के अनुसार देश में 40 वर्षों के अंतर्गत शिक्षा के पुनर्निर्माण का कार्य पूरा करना था, लेकिन बाद में इसकी अवधि घटाकर 16 वर्ष कर दी गई। इसकी नौबत नहीं आई, क्योंकि शीघ्र ही भारत स्वतंत्र हो गया और स्वाधीन भारतीय सरकार ने नई शिक्षा नीति अपनाई। धन्यवाद।